जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा जो कि 4 फरवरी से 15 फरवरी तक है साथियों, पेपर कैसा आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर आपका ऐसा आ सकता है। ऐसे आपके जीके जीएस के सवाल होंगे, ऐसे आपके करंट अफेयर के सवाल होंगे और साथियों रीजनिंग के भी ऐसे ही और मैथ्स के भी ऐसे ही। तो अगर आप साथियों यहां से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे के सारे सवाल आप लोग तैयार कर लेते तो कुछ नहीं 12 से 13 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो साथियों बहुत तेजी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और एंड भी करेंगे साथियों बहुत तेजी के साथ, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा, वही बताऊंगा, वही दिखाऊंगा जो परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में साथियों आपके आएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संघीय कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होते हैं। तो कौन होते हैं साथियों, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो ये शक्तियां भी साथियों राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों वर्णित है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 75 है ये किसके बारे में बताता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताता है अनुच्छेद 75। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था। मैं कहूंगा वो 92 नंबर का संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए, जीएसटी के बारे में तो साथियों आप लोग जानते होंगे और हर बार जीएसटी से संबंधित सवाल बनता है। तो एक बार मुझे जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको बताता हूं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो कौन करते हैं साथियों, जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। चेलैया समिति का संबंध साथियों किससे है, फटाफट सोचकर मुझे बताइए। तो क्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधारों से है साथियों इसका संबंध। मैं कहूंगा बिल्कुल चेलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार से है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपका जवाब अगर अल्फ्रेड नोबेल के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब ने ही किया था। उसके बाद देखिए, ये पूछा जाता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है साथियों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की जब जब हम बात करते हैं तो ये ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। क्या ये कर्नाटक में स्थित है, तेलंगाना में? नहीं साथियों, ये तमिलनाडु में स्थित है। क्या श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। साथियों मैं जो बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है, चाहे आपको पता चल रहा हो या ना पता चल रहा हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो इसको स्टोर कर रहा है। और इसका फायदा आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन आपकी परीक्षा होगी। आप देखना यही सारे सवाल हूबहू आपके स्क्रीन पर से साथियों गुजरते जाएंगे और आप लोग आंसर लगाते जाना। तो बस आपको एक काम करना है, बहुत ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को आपको देखते जाना है। कह रहे कि किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो पता साथियों किसकी बात चल रही है, सैन फ्रांसिस्को की बात चल रही है। सैन फ्रांसिस्को नगर को ही स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। क्या न्यूयॉर्क को कहते हैं, वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं, शिकागो को कहते हैं या रोम को कहते हैं। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क को ग्रेट व्हाइट वे के नाम से भी जाना जाता है और ब्रॉडवे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका मुख्यालय तो साथियों स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों टेनिस से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सेबेस्टियन कोर्डा की अगर बात करें तो टेनिस के खेल से संबंधित है। अच्छा बताइए, आगा खां कप ये किस खेल में दिया जाता है, यानी कि कौन से खेल में जीतने पर। मैं कहूंगा हॉकी के खेल में जीतने पर आगा खां कप दिया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, यानी कि वहां पर जुताई हुई है ऐसे क्षेत्र मिले हैं। तो ये कालीबंगन में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है, यानी कि किसको माना जाता है। मैं कहूंगा भिरडाना की अगर बात करें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि मनुस्मृति
मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी? तो क्या आपका जवाब सातु हो सकता है? तो आपका जवाब जो होगा वो उत्तराधिकारी होगा, यानी कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं उत्तराधिकारी का जो रिवाज हुआ करता था उस समय उसकी मदद से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। उसके बाद देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो मैं कहूंगा 7 अंगों का वर्णन किया है सातु। और ये अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 7 राज्यों के, है ना, 7 अंगों का वर्णन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर सातु स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? यानी कि अगर कोई टैक्स की चोरी या टैक्स को छुपा रहा है या टैक्स को नहीं भर रहा है तो उसको पता कौन सी सजा दी जाती थी? उसको मृत्यु दंड ही दे दिया जाता था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में सीता भूमि पता किसे कहा जाता था? एक देवी को, धार्मिक संप्रदाय को, बंजर भूमि को या राजकीय भूमि से प्राप्त आय को? तो सीता भूमि कहा जाता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता भूमि। उसके बाद देखिए, बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह कुषाण काल में बनाई गई थी साथियों। कब? कुषाण काल में बनाई गई थी गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। उसके बाद देखिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो मैं कह सकता हूं साथियों, कनिष्क की बात चल रही है, यानी कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 70वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कितने पदक जीते? मैं कहूंगा सातु 8 पदक जीते। तो 8 पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कह रहे कि भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं जो भेजी है वो सीरिया देश को भेजी है। ये भी आपको याद रखना है। सातों हमने देखिए 25 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग रीजनिंग के देख लेते हैं और उसके बाद सातों मैथ्स के और फिर अंत में सातों इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सातों इंग्लिश के क्वेश्चन भी तो सातों आना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, कहने के बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है तो प्राकृतिक का संबंध किससे होगा? देखिए, बहुमत का विलोम होता है सातों अल्पमत, लेकिन प्राकृतिक के विलोम की जब हम बात करते हैं तो सातों क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए सातों, एक लेटर्स की अल्फाबेटिकल लेटर्स यहां पर दे रखे हैं और उनकी एक सीरीज दे रखी है, GK O, उसके बाद S, उसके बाद सातों W और उसके बाद A। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला लेटर यहां पर कौन सा आ सकता है? तो चेक करिए सातों और मुझे बताइए कि आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। देखिए, अब यहां पर अगर बात करें सातों, देखिए G से K हुआ है तो यहां पर 4 बढ़ाया गया है, K से O हुआ यहां पर भी 4 बढ़ाया गया है, O से S हुआ यहां पर भी 4 बढ़ाया गया, तो सब में सातों 4 बढ़ाया जा रहा है। तो मैं कहूंगा A में भी 4 बढ़ाएंगे, तो जब A में 4 बढ़ाया जाएगा तो सातों E आ जाएगा। तो इसमें E कहां पर लिखा हुआ है? E आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है सातों, 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति बना लेते साथियों, है ना, एक पंक्ति बना लेते। कितने लोग हैं यहां पर? अगर बात करें सातों, कितने लोग बताए गए? 6 लोग बताएंगे। ठीक है, 6 लोग सातों यहां पर बता दिए गए। तो 1 2 3 4 5 और 1 यहां पर 6, ये 6 लोग की बैठने की जगह बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि वे सब उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि इन सब का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। यानी कि इस ठीक P और O के बीच में बैठा हुआ है, T P के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा और Q एक छोर पर बैठा हुआ है। तो Q यहां पर भी बैठ सकता है और साथियों Q यहां पर भी बैठ सकता है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि Q के बाएं से तीसरे स्थान पर R बैठा। अच्छा देखिए, अगर हम Q को यहां पर बैठा लें तो फिर Q का बायां तो इधर होगा, इधर तो जगह ही नहीं है, तो साथियों Q को हमें यहां पर ही बैठाना होगा। फिर हम यहां से इसको हटा देते हैं। चलिए, इसको हमने यहां से हटा दिया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा था, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा था कि Q के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा? यहां पर सातों R बैठेगा। चलिए, ये भी हो गया। अब अगर बात करते हैं सातों, Q एक छोर पर बैठा हो गया, Q के बाएं से तीसरे स्थान पर R बैठा है, ये भी हो गया। उसके बाद अगर बात करें सातों, यहां पर कहा गया था कि S जो है ना, ये P और O के बीच में बैठा हुआ। S जो है ये P और O के बीच में बैठा हुआ। कैसे बना सकते हैं आप लोग? देखिए, ये O नहीं है, ये Q है साथियों, है ना, क्योंकि यहां पर O तो है ही नहीं,
है ना, तो ये Q ही होगा। तो S ठीक P और Q, तो P यहां पर आ जाएगा और Q यहां पर है, तो P और Q के बीच में कौन बैठेगा, S बैठेगा, तो साथ तो S हो गया। कह रहे कि T जो है ना ये P के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो P के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, साथ तो T है, तो T यहां पर बैठ जाएगा। बचा एक है U बचा है, तो U जाहिर सी बात है यहीं बैठेगा। तो दूसरे छोर पर साथियों कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई साहब पहले छोर पर तो कौन, Q बैठा था, क्योंकि यहां पर बताया गया कि एक छोर पर बैठा है Q, तो बताइए दूसरे छोर पर कौन बैठा है, दूसरे छोर पर U बैठा हुआ है, तो U आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 12 - 14 गुणा 21 भाग 7 प्लस 28 बराबर 193 बराबर है। तो आपसे कह रहे हैं कि कौन से, है ना, कौन से ऑप्शन को साथ तो यहां पर अगर हम चेंज करें तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन ही अधूरा, इसको हटा दीजिए, ये भाग होगा, ये भी अधूरा है, तो इसको साथ तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर सी से हम चेक करें तो 12, है ना, 14, 21, 7, 28 और बराबर क्या आना चाहिए, 193 आना चाहिए। अब देखिए माइनस है, हमें प्लस की जगह पर भाग की जगह पर प्लस करना है, तो ये माइनस है, माइनस का माइनस रख देंगे, गुणा का गुणा रख देंगे, भाग है तो भाग की जगह पर सातु प्लस हो जाएगा, और प्लस है प्लस की जगह पर सातु भाग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अगर बात करते हैं सातु, यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों की गुणा करा देंगे फिर भाग हो जाएगा सातु। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये आपका हो सकता है ना, तो इसको हटा दीजिए, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा आपका हो पाएगा, क्योंकि जहां पर कटिंग थोड़ी सी मुश्किल, जैसे कैलकुलेशन अब यहां पर मुश्किल हो गई है ना, तो उसको सातु वो फिर मुश्किल होता है सातु। अगर हम इसकी बात करें तो गुणा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुणा, तो देखिए माइनस है तो यहां पर गुणा आ जाएगा, ये गुणा है तो यहां पर सातु माइनस आ जाएगा, भाग का भाग रहेगा और साथियों प्लस का प्लस रहेगा, सॉरी प्लस का प्लस नहीं रहेगा, हाँ प्लस का प्लस रहेगा। ठीक है ना, देखिए तो अब सिंपल सी बात, देखिए 21 भाग 7 है तो 7 एकम 7, 7 × 21, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस आपका 28 आ गया, बराबर आपका 193 रहेगा। और ये 12 × 14 की साथ हम कैलकुलेशन करा लेते हैं, 12 की अगर हम 14 से गुणा कराएं तो अभी जरूरी नहीं यही हो, देखते हैं आगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, है ना, ये आपका 12 आ जाएगा, 8 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 168 आ गया, तो 168 भी माइनस हो गया। अब 168 में से सातों ये 3 आप घटाओगे तो 165 आएगा, 165 प्लस 28 बराबर 193 आना चाहिए। जोड़िए 165 और 28 को, क्या 193 आता है, तो 8 5 13 हो जाएगा, है ना, ये आपका 7 8 9 हो जाएगा, और ये एक बिल्कुल 193 बराबर 193 आ चुका है। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे साथियों कहा जा रहा है कि कुछ औषधियां इंजेक्शन है, ठीक है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, ठीक है, तो कथनों को सबसे पहले लिख लीजिए। आपसे कह रहे हैं कि कुछ औषधियां इंजेक्शन है, तो कुछ औषधियों की अगर हम बात करें, इतनी औषधियां मान लीजिए क्या हो जाएंगी साथियों, इंजेक्शन हो जाएंगी, और कोई इंजेक्शन जो है ना ये उपकरण नहीं है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, कट का निशान हमने यहां पर लगा दिया। तो जब कोई उपकरण, जब कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं हो सकता तो कोई उपकरण भी इंजेक्शन नहीं हो सकता, और कुछ औषधियां भी उपकरण नहीं हो सकती, इतनी औषधियां उपकरण नहीं हो सकती। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है। कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात साथियों। अरे भाई जब कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं हो सकता तो कोई उपकरण इंजेक्शन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये वही बात लिखी हुई है, कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला चेक कीजिए, कोई औषधि उपकरण नहीं है, क्या कोई औषधि उपकरण नहीं है, देखिए कोई औषधि का उपकरण से साथियों कोई लेना देना नहीं है, तो कोई औषधि उपकरण नहीं है। हमें पहली बात तो जानकारी ही नहीं दी गई थी औषधि और उपकरण के बारे में, तो जो जानकारी नहीं दी जाती उसको हम गलत मान लेते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि QRATOR से बनाया गया है RQDSRQ, तो आपको बताना है TACKLE से साथियों क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पर कौन से लेटर साथियों यहां पर आएंगे। चलिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यही बेसिक मानते हैं कि भाई साहब O से R बनाया गया होगा, तो अगर O से R बनाया है तो साथियों 3 यहां पर प्लस किया गया है। R से अगर Q बनाया गया तो R 18 पर Q 17 पर, यहां पर 1 घटा दिया गया है। A से साथियों D बनाया गया, यानी कि यहां पर अब कितना बढ़ाया गया है, 3 प्लस किया गया है, और T से S हुआ 1 माइनस किया गया। ऐसा तो नहीं साथियों 3 प्लस 1 माइनस, 3 प्लस 1 माइनस, तो ये जरा सा हम इसमें करके देखेंगे साथियों। शुरुआत में देखिए T होता है 20 पर,
3 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। 23 पर आता है डब्लू, डब्लू हमें मिल रहा है यहां पर यहां पर यहां पर। अब इसमें आपको एक घटाना है तो यहां पर जेड आ जाएगा। अब देखिए डब्लू जेड यहां पर है और यहां पर है। अब इसमें फिर 3 बढ़ाना है तो साथियों क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ आपका यहां पर भी है यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से साथियों आप एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब देखिए जे सिर्फ और यहां पर है यहां पर नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए जवाब आपका क्या होगा। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है साथियों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं। और टारगेट सिलेक्शन चैनल पर साथियों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये समझ लीजिए परीक्षा में कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब बहुत बहुत कम दिन बाकी हैं, बहुत कम समय बाकी है। तो आप अगर वाकई में परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं कम से कम समय में, तो साथियों जुड़ जाइए, लगे रहिए। तैयारी आपकी इतनी करवा दूंगा कि सिलेक्शन भरे के आपके नंबर आ जाएंगे। मैं नहीं कह सकता कि आपकी टॉप रैंकर्स में आपकी नंबर्स ला पाऊंगा, नहीं, क्योंकि आप शुरू से नहीं जुड़े। लेकिन अब मैं आपकी कम से कम इतनी तैयारी तो करवा दूंगा कि कम से कम आपका उस फाइनल लिस्ट में नाम हो, भले नीचे नीचे नंबरों में से नंबर हो, लेकिन आपका सिलेक्शन साथी हो जाए, है ना। तो जितने भी साथियों अब आपको एमटीएस की दूं, सारी की सारी क्लासेस आपको साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखना होंगी। ठीक है ना। चलिए खैर, इस सवाल की अगर हम बात करें तो आपसे कहा जा रहा है कि 40 है, 76 है और साथियों 44 है और उसके बाद 70 है और उसके बाद 49 है और उसके बाद साथियों 64 है और फिर 55 यहां पर है और उसके बाद साथियों यहां पर 58 है। और उसके बाद साथियों आपको यहां पर बताने कि अगला नंबर यहां पर जो होगा वो आपका क्या आ सकता है। 58 के बाद यहां पर साथियों क्या आ सकते हैं, तो कोशिश करते हैं साथियों यहां पर हम लोग, है ना, कोशिश करके मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कौन सा नंबर आपका जो है वो आ सकता है। देखिए अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें 40 से 76, फिर 44, फिर 70, फिर 49, मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा है। मुझे जो सही लगेगा साथियों वो 40 से 76 पर आप मत जाइए, आप जाइए साथियों 40 से 44 पर, तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो 40 से 44 और फिर 49 पे और फिर साथियों 55, है ना, और फिर साथियों यहां से यहां पर। तो आप मुझे बताइए 40 से 44 पर गए हैं तो कितना बड़ा है साथियों, 4 बड़ा है। 44 से 49 पर गए साथियों 5 बड़ा है। 49 से 55 पर गए साथियों कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। तो अब जाहिर सी बात है यहां पर 7 बढ़ना चाहिए। तो 55 और 7 कितना होता है, मैं कहूंगा 62 होता है। लेकिन अभी हम 100% नहीं कह सकते कि यही आपका आंसर होगा। एक बार हम इसको और देख लें कि ये रूल है वाकई में। देखिए 76 से 70 हो गया है, यानी कि कितना घटा है साथियों, 6 घटा है। ठीक है, 70 से 64 हुआ है, फिर 6 घटा है, और 64 से 58 फिर 6 घटा है, यानी कि लगभग लगभग हमारा यही आंसर ही होना चाहिए। और 62 अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही हमारा ये कॉन्सेप्ट है। और मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 62 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि क्या जैसे 7 से 345 बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार साथियों यहां पर 9 से कौन सा नंबर बनेगा, और साथियों 4 से उसी प्रकार 66 यहां पर बनाया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये 7 के क्यूब के आसपास है ना, 7 के क्यूब के आसपास है। क्योंकि आपको पता होगा 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। आपको पता होगा साथियों 4 की अगर बात करें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। बस इसमें +2 किया गया है ऐड, और इसमें भी +2 ऐड किया गया है ना। तो 9 का क्यूब कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, है ना। 9 की क्यूब की अगर बात करें तो साथियों 729 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, इसमें 2 प्लस करोगे तो 731 आ जाएगा। और 731 का यहां पर आएगा ऑप्शन, देखिए पहले 731 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे अगर बात करें तो एल खाली जगह, देखिए ये थोड़ा सही नहीं बनता है, टाइपिंग ये सही नहीं हो पाती है, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एल है और 2 बार फिर खाली जगह है। उसके बाद साथियों आर है, 1 बार खाली जगह है, फिर टी है, फिर खाली जगह है, फिर साथियों एम पी और 1 बार खाली जगह, और फिर एस है, और ये 2 बार खाली जगह है। और उसके बाद साथियों एम है, पी है और 1 बार फिर खाली जगह है, 2 बार नहीं बल्कि 1 बार खाली जगह है ना। उसके बाद अगर बात करें तो साथियों एस है और फिर टी है। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से लेटर इस खाली जगह में आएंगे। इस सवाल को करने के लिए हम हमेशा एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 साथियों यहां पर कुल मिला के हैं। तो मैं कह सकता हूं देखिए 18 की अगर हम बात करें तो 6 का पेयर बना लें, 6 के पार्ट बना लें, 3 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये अलग, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देख रहे हो कि अंत में क्या आ रहा है साथियों, टी आ रहा है। देखिए यहां पर टी है और यहां पर भी टी है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी टी बना लीजिए। अब देखिए सबसे अंत में एस टी आ रहा है, यहां पर भी एस टी है, यहां पर भी एस टी है, तो यहां पर भी साथियों एस टी बना लीजिए, एस टी बना लिया।
अब अंत की अगर बात करें तो आर एस टी है। देखिए आर एस टी, अगर यहां पर हम आर बना दे तो ये भी आर एस टी हो जाएगा, यहां पर आर बना दे ये भी आर एस टी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर अगर एल लग रहा है तो आप यहां पर भी सातों एल बना दीजिए और यहां पर भी आप एल बना दीजिए। तो आपके सामने क्या आ गया सातों, एल एम पी आर एस टी, एल एम पी आर एस टी, तो एल एम पी आर एस टी। अब आप देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने आर लिखा है, आपने एल लिखा है, सॉरी एल से पहले आपने एस भी लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर बात करें आपने एम आर लिखा है, एस लिखा है, एल लिखा है, आर टी एल आर लिखा है। अब आप ये देख लीजिए कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एम, ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, गलती मुझसे क्या होगी, देखिए ये पी आएगा साथियों, है ना, ये पी आएगा भाई साहब, क्योंकि एल एम पी है ना, एल एम पी, यहां पर भी एल एम पी, तो यहां पर साथियों इसको पी बना लीजिए, तो एम पी एस एल आर टी एल आर, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ए आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है ये अध्यापकों को निरूपित करता है। यानी कि वृत्त की अगर बात करें तो ये जो वृत्त में जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे कौन है, अध्यापक गण हैं, ठीक है। यानी कि आयत अंशकालिक कार्यकर्ताओं को निरूपित करता है। आयत की अगर बात करें तो ये साथियों अंशकालिक कार्यकर्ताओं को निरूपित करता है, ठीक है। कह रहे कि त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षकों को दर्शाता है। त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन शिक्षकों को दर्शाता है, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है कि उस संवर्ग के व्यक्तियों की संख्या बताइए दर्शाते, अच्छा उस संवर्ग के व्यक्तियों की संख्या दर्शाते, ठीक है कोई बात नहीं। कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी हैं, तो कितने अध्यापक, मैं कहूंगा साथियों अध्यापक तो आपके ये हो गए, यानी कि इनमें से ही आंसर होगा, कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक भी हैं। ऑनलाइन शिक्षक साथियों ये है, देखिए ऑनलाइन शिक्षक की अगर बात करें आपके ये हैं ऑनलाइन शिक्षक, ये इसमें ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए, तो मैं कहूंगा अंशकालिक कार्यकर्ता वाला ये है। यानी कि 19 एक ऐसा नंबर है जो कि अध्यापक भी है, जो कि ऑनलाइन शिक्षक भी है और ये अंशकालिक कार्यकर्ता भी है, तो 19 आपका जवाब होगा। 19 कहां पर लिखा हुआ है, 19 आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और आप लोग यहां पर मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने कि एक खुदरा व्यापारी, क्या अगर बात करें साथियों एक खुदरा व्यापारी 850 में एक ट्रैक सूट खरीदता है, यानी कि 850 में एक सूट खरीदता है, उसका ऊपरी ओवरलोड खर्च कितना होता है, 50 रुपए होता है। यानी कि 850 रुपए का तो वो सूट खरीदता है लेकिन उसके 50 रुपए और खर्च हो जाते हैं, तो वो सूट उसको जो पड़ता है वो 900 रुपए में पड़ता है। यानी कि यदि वह ट्रैक सूट यानी कि उस सूट को 1170 में बेच देता है, 900 रुपए का खरीदा था 1170 रुपए में साथियों बेच दिया है, उसका लाभ कितना होगा। तो भाई साहब 1170 में से 900 रुपए घटा दीजिए आप, है ना, आपको पता चल जाएगा। अगर घटाओगे तो कितना साथियों लाभ आएगा, लाभ आपका आएगा 270 रुपए। लाभ कितना आएगा, 270 आएगा। लेकिन यहां पर 270 नहीं है, लेकिन सवाल तो देखिए लाभ को प्रतिशत में बदलकर आपको बताना है। तो अगर लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा लो और नीचे वो मूल्य लिखो जिस मूल्य पर आपने वो चीज खरीदी थी। तो कितने रुपए में खरीदी थी, 900 रुपए में खरीदी थी। इसको कैलकुलेट करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 तियां 27, यानी कि 30% का लाभ होगा और 30% का लाभ आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आता है, यानी कि जाता तो 48 से है और वापस आता है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहे कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी अगर आपको परीक्षा में 2 चालें दे रखी हैं, 2 स्पीड दे रखी हैं और औसत चाल आपसे पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, औसत चाल पूछी जा रही है, तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग याद रखेंगे 2xy बटे x प्लस वाई। अब इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स है पहली चाल, वाई है दूसरी चाल, तो सातों रख दीजिए। 2 गुणा पहली चाल कितनी है 48, दूसरी चाल कितनी है 32 बटे 48 प्लस 32 आ जाएगा, 48 प्लस 32 आ जाएगा। तो इसको जरा कैलकुलेट कराइए साथियों, 2 गुणा 48 बटे 32। अब अगर इसको प्लस कराएं साथियों 8 और 2 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, है ना।
2 से अगर कट करेंगे सातों यहाँ पर 40 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 10 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सातों 12 गुणा 32 करा दीजिए आप लोग। 12 की गुणा 32 से अगर हम कराएं तो 12 दूना आपका 24 आ जाएगा, 12 3 आपका 36 आ जाएगा, 4 8 3 यानी कि कितना आ गया सातों 384 आ गया, बटे 10 है तो 0 हटाकर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 38.4 ये क्या आई, ये औसत चाल उसकी आई। तो 38.4 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है, कहने के 7 + 35 ये भाग है। भाग 7 गुणा 5 ऑफ 6 - 1 इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले भाग है यहां पर, तो आप भाग को सॉल्व कर लीजिए, है ना, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 - 1 ये आ गया, और गुणा 7 से कट करोगे 35 को, 7 पंजे 35 आ जाएगा, प्लस आपका 7 आ गया। अब गुणा है तो इसको कैलकुलेट करो 7, क्योंकि पहले भाग कैलकुलेट होता है उसके बाद गुणा, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर गुणा है, गुणा करिए, है ना। कितने हो जाएंगे साथियों, 150 हो जाएंगे, -1। तो अगर बात करते हैं साथियों 7 + 149 कितना हो जाएगा, तो 156 हो जाएगा। 156 कहां पर लिखा हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहने के दो संख्याओं के लघुत्तम सामवर्त यानी कि एलसीएम और महत्तम सामवर्तक यानी कि एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम 25 है और एचसीएफ सातों 150 है। उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। चलिए, मतलब दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो पहले दूसरी संख्या बताइए, फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कर दीजिएगा, आपको योग पता चल जाएगा। देखिए इसका एक सूत्र होता है सातों, क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 25 गुणा एचसीएफ कितना 150 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या है 50, दूसरी संख्या आपको यहां पर निकालना है। तो इस टाइप से सातों आप इस तरह के सवाल को सही कर सकते हैं। देखिए अगर बराबर लगाए और इधर वाला नंबर इधर से कट हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए। 50 से कम 50, 50 तियां 150, 25 तियां 75, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, दूसरी संख्या आपकी 75 आ जाएगी। और पहली संख्या की अगर हम बात करें तो पहली संख्या की अगर बात करें, पहली संख्या आपकी लिखी हुई है कितनी है 50 है। तो इनका योग आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब कितना इनका योग हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों हम सबसे लास्ट में यहाँ पर इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके साथियों जीके के कितने सवाल पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे 25 सवाल जीके प्लस करंट अफेयर। और साथियों इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश के भी साथियों 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस पर ही आपकी पूरी मेरिट डिपेंड करती है। तो अब साथियों हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे पूरी इंग्लिश के, जो सबसे शानदार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। एक लाइन आपको दे रखी है रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल, तो इसको एक वर्ड में अगर आप कहें तो सातु क्या कहेंगे। देखिए रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी उत्सव है इसको हम लोग कह सकते हैं उत्सव। तो उत्सव को सातु क्या कह सकते हैं, सातु फेस्टल भी कहा जा सकता है। तो कुल मिला के रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल उसको फेस्टल हम लोग यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ड दे रखा है चूजी। चूजी का आपको सातु सिनोनिम कहते हैं, किसे कहा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चूजी की अगर बात करें इसको हम लोग कह सकते हैं नकचड़ा, है ना। बड़ा मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं ये नहीं, जो बड़ा चूजी होता है उसको नकचड़ा भी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम इन चारों ऑप्शन में से सातु कौन सा होगा, प्रीशियस होगा, प्रीशियस नहीं होगा, सातु पिकी होगा। क्यों, पिकी का मतलब होता है सातु नखरेबाज, है ना। तो कहीं ना कहीं नखरेबाज है, नकचड़ा एक ही चीज है। तो इस प्रकार चूजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पिकी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि select the option that will improve the underlying part of the given sentence in case no improvement is needed, select no improvement required। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है साथियों। तो which planet is most closer to the sun, तो most closer ये आपका अंडरलाइन हो गया, इसकी जगह पर आपको बताना है सातु क्या हैगा। देखिए which planet है ना इज मोस्ट क्लोजर, अगर हम बात करते हैं साथियों मोस्ट क्लोजर यहां पर लिखा हुआ है, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था इज द क्लोजेस्ट, है ना। इज द क्लोजेस्ट साथियों यहां पर आना चाहिए था। चलिए तो ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखी हुई है। विच प्लेनेट इज द क्लोज, यानी कि कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा करीब है सूरज के, ये होता है। उसके बाद देखिए एल्यूर, यहां पर एक वर्ड दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। एल्यूर का मतलब क्या होता है,
अगर किसी को सातु आप लुभाना चाहते हैं ना, तो उसको कहते हैं आकर्षित। अगर आप करना चाहते हैं, लुभाना चाहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एल्यूर। अब यहां पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? चार्म हो जाएगा। चार्म तो नहीं होगा साथियों। रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन का मतलब साथियों होता है नफरत। तो कहीं ना कहीं लुभाने का एंटोनिम साथियों नफरत लग रहा है। इस प्रकार एल्यूर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर सातु बात करें तो इसमें आपको सातु बताने कि आपका जवाब हो सकता है। देखिए ये वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स यानी कि जो एक तरीके से उसको अगर हिंदी में कहें तो स्त्री रोग विशेषज्ञ कहेंगे, है ना, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ कहेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में सातों इन चारों ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यानी कि वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट ही कहा जाएगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, है ना। डिग अप डेट ऑन समवन, ये क्या है? समवन डैमेजिंग इंफॉर्मेशन, ये कुछ नहीं साथों, इतना है सिर्फ समवन। डिग अप डेट ऑन समवन, डिग अप डेट ऑन समवन का मतलब क्या होता है साथियों? गलती निकालना, किसी की गलती निकालने को कहते हैं। गलती निकालने को साथों यहां पर कहा जाता है, गलती निकालने को, है ना। तो यहां पर अगर बात करें ब्यूरी द डेड इन द ग्राउंड नहीं, डिस्कवर, है ना, ये होगा। या टेक रिवेंज, ये भी नहीं होगा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा ये देखिए ये जो पार्ट है ये वाला अंडरलाइन वाला जो मैं कर रहा हूं ये आना चाहिए था यहां पर। और फिर आपका क्या हो जाता है? डिस्कवर समवन डैमेजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी की गलती निकालना, तो ये यहां पर होना चाहिए था और ये आपका जवाब होगा। डिग अप डेट ऑन समवन का मतलब होता है गलती निकालना, है ना, और इसका मतलब क्या होता है? समवन डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि किसी गलती खोजना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कोलकाता इज ए, यहां से स्टार्ट है, कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आना चाहिए? कोलकाता इज द कैपिटल आना चाहिए, ये ए नहीं आना चाहिए। कोलकाता इज द कैपिटल, है ना, ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कुल मिला के अगर बात करें इज द कैपिटल, है ना, ऑफ द इंडियन, ये यहां पर आना चाहिए। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही लग रही है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है ना, ये भी नहीं सही है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। कहने के बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। देखिए यानी कि किसी का संबंध जो है ना वो बहुत पुरानी बहुत दूर की चीज से है, और नो लॉन्गर यानी कि वो अब अस्तित्व में अपने नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? यानी कि बहुत पुराने की बात चल रही है, एजेड कहेंगे, ओल्ड फैशन कहेंगे, एंशियंट कहेंगे, उसको एंशियंट कहा जाएगा। एंशियंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में प्राचीन कहते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। देखिए कैपिलरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, केशिका इसका मतलब होता है। ऑक्सिलरी की अगर बात करें साथों यहां पर ऑक्सिलरी में डबल एल नहीं बल्कि सिंगल एल आता है। देखिए AUXILIARY ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी का मतलब हम लोग कह सकते हैं सहायक होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें ये वर्ड मुझे गलत लगा, बाकी कोरोलरी भी सही है और इंशेलरी भी सही है, यानी कि गलत आपका ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ड था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है करके वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, यानी कि आपको बताना है साथों कि यहां पर क्या ये सही है या इस पे कुछ दिक्कत है तो यहां पर क्या आना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथों वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करो, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, यहां पर अब नॉट नहीं आएगा, इसका मतलब तो यही होगा कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो नॉट नहीं आएगा, लेस्ट आ गया है, लेस्ट यू शुड नॉट लेस्ट यू शुड फेल। तो कुल मिला के यहां पर जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी वाला आना चाहिए, यानी कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि शी
gasped her breath या she caught her breath surprised by the suddenness of the question। यानी कि क्वेश्चन सडननेस, अचानक से क्वेश्चंस पूछा गया तो वो सरप्राइज्ड हो गई और फिर उसने क्या किया, उसने अपनी सांस रोक ली, उसने अपनी ब्रीथ रोक ली। कहते नहीं अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो एकदम सांस रुक सी जाती है। तो मैं कहूंगा यहां पर कॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथों, यहां पर आपका आना चाहिए था कॉट। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। द म्यूजिक ब्लेयर्ड आउट एंड वॉज इम्पॉसिबल टू हैव ए कन्वर्सेशन। यानी कि जो म्यूजिक था साथियों ये ब्लेयर्ड आउट, इसकी आवाज़ बहुत तेज से आ रही थी, एंड वॉज इम्पॉसिबल और ये इम्पॉसिबल हो गया टू हैव ए कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना बहुत मुश्किल, असंभव हो गया इसको हम लोग कह सकते। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर वॉज इम्पॉसिबल नहीं आना चाहिए था, अगर वॉज यहाँ पर ना आए तो आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। द म्यूजिक ब्लेयर आउट एंड वॉज एंड इम्पॉसिबल टू हैव ए कन्वर्सेशन। तो कुल मिला के दिक्कत कहाँ पर, दिक्कत ऑप्शन नंबर ए वाले में, वॉज नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। उसके बाद देखिए यानी कि लास्ट वीक आई सॉ ए टीवी प्रोग्राम, है ना, लास्ट वीक आई सॉ ए टीवी प्रोग्राम अबाउट द, अब अबाउट द के बाद एक खाली जगह है, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर या रिलीफ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या इंपॉर्टेंट या शॉक। तो मैं कहूँगा लास्ट वीक जो मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा था, किसके बारे में, वो एग्रीकल्चर पर ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में था। तो यहाँ पर इम्पैक्ट आना चाहिए, ना कि रिलीफ, ना कि इंपॉर्टेंट, ना कि शॉक। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए ट्रीचरस की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। ट्रीचरस का मतलब पता क्या होता है, जो विश्वासघात करता है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं साथियों विश्वासघाती। क्या विश्वासघाती साथियों टीचरस हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब लगभग यही होता है। तो रिटार्डेड कहेंगे नहीं, स्लगिश कहेंगे, अनफेथफुल कह सकते हैं। अनफेथफुल का मतलब भी वही होता है, ट्रीचरस का जो मतलब होता है। उसके बाद देखिए ओबीडियंट का एंटोनिम आपको बताना है भाई साहब। ओबीडियंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसओबीडियंट हो जाएगा, यानी कि आज्ञाकारी का जो आज्ञा ना मानता हो, आज्ञाकारी जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी जो आज्ञा ना मानता हो, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि डॉक्टर्स फर्स्ट कंसर्न, यानी कि डॉक्टर की पहली चिंता जो होती है, इज द ऑफ हिज पेशेंट, यानी कि यहाँ पर एक खाली जगह है, इज द प्रॉफिट ऑफ हिज पेशेंट, यानी कि पेशेंट का लाभ हो या पेशेंट वेल बीइंग हो, पेशेंट का वेल बीइंग होना, ये फर्स्ट पहली चिंता उसकी होती है। मैं कहूँगा एडवांटेज ये भी नहीं होगा, वेल बीइंग ही यहाँ पर आएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस आपका बनेगा एक डॉक्टर्स फर्स्ट कंसर्न इज वेल बीइंग ऑफ हिज पेशेंट्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि टू लैंड ए जॉब, इसका आपसे पूछा जा रहा है साथू मतलब क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथों हम लोग बात करें टू लैंड ए जॉब का मतलब क्या होता है, किराए पर लेना। किसी को किसी भी चीज को किराए पर लेने को साथों कहा जाता है क्या, एक सेकेंड, हाँ क्या साथों, किराए पर लेना, है ना, किराए पर लेने को कहा जाता है साथों टू लैंड ए जॉब। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब यही होता है, टू बी हायर्ड। टू बी हायर्ड का मतलब भी तो किराए पर लेने को ही होता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब आपसे साथों पूछा जा रहा है किसी काम को बहुत स्लो करना, उसको साथों कहा जाता है ड्रैग्स वंस फीट। इसका मतलब क्या होता है, डू समथिंग डेलिबरेटली एट ए स्लो पेस, बिल्कुल। हैव ए डिसेबिलिटी नहीं, बैडली नहीं, डिफिकल्ट टू वॉक नहीं साथू, यही आपका जवाब होगा। इसका मतलब भी वही होता है कि कोई काम करना डिलिबरेटली एट ए स्लो पेस, बहुत धीमी गति से करना। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु हैज फिक्स्ड ऑप्शंस एंड बिलीव्स। क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने ओपिनियंस में फिक्स है और अपने विश्वासों में फिक्स है, उसको क्या कहेंगे, उसको दृढ़ निश्चयी बंदा कहेंगे, यानी कि ये अटल है साथियों। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिगिड कह सकते हैं। माइंडेड यहाँ पर नहीं आएगा। रिगिड का मतलब होता है साथियों दृढ़। क्या मतलब होता है, दृढ़ इसका मतलब होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रही कि ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स एनोदर, यानी कि फिजिकली तौर पर एक दूसरे बंदे की तरफ वो आक्रमण करता है, वो अटैक करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको तो आक्रमणकारी कहेंगे। और आक्रमणकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथों, एसेलिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेलिएंट कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत लग रही है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए
310 की अगर बात करिए, थर्मामीटर की सही है, थैंक्स गिविंग की सही है, थ्रू आउट की सही है, ये स्पेलिंग सही नहीं। इसकी स्पेलिंग जो होना चाहिए थी वो THREATENED होनी चाहिए थी। और इसका मतलब क्या होता है साथियों? धमकाना इसका मतलब होता है। क्या इसका मतलब होता है? धमकाना इसका मतलब होता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए वाले की स्पेलिंग गलत थी। सही क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अचीव का अब आपको बताना है साथियों सिनोनिम क्या होगा। भाई अचीव का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को प्राप्त करना, पूरा करना, है ना, पा लेना, अचीव। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एकम्प्लिश हो जाएगा। तो एकम्प्लिश आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रिट्रीव की अगर बात करें, रिट्रीव का आपको साथियों सिनोनिम बताना है। चलिए, दोबारा प्राप्त करना है ना, दोबारा प्राप्त करना साथियों इसको कहते हैं। दोबारा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? रिट्रीव। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर का मतलब भी सातु वही होता है, दोबारा उसको ठीक करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रिट्रीट। अब सातु ये आपके सामने वही आ गया, इसका तो अभी मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अलग है, यानी कि अब आपको सातु एंटोनिम बताना है रिट्रीट का। अच्छा, ये रिट्रीट वर्ड यहां पर लिखा हुआ है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है सातु? पीछे हटना, है ना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना इसका मतलब होता है। अब आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और मैं कहूंगा एडवांस का मतलब होता है सातु आगे बढ़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातु आपको ये क्लास? इसमें मैंने आपको जीके भी कराई, मैंने आपको करंट अफेयर भी कराई, मैंने आपको उसके बाद रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर इंग्लिश भी मैंने आपको कराई। यानी कि इस पूरे पेपर को मैंने सातु आपके लिए हल करवाया। तो अगर आपको ये थोड़ी भी वीडियो पसंद हुई हो तो एक लाइक का बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सातु तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ फ्री पीडीएफ दे रहा हूं। अगर हम फ्री पीडीएफ की अगर हम यहां पर सातु बात करें तो वो फ्री पीडीएफ की अगर बात करें उसमें आपको जीके की पीडीएफ मिलेगी, और साथों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको साथों मिलेंगे। तो ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, टारगेट सिलेक्शन सर्च करिए, वहां पर आपको वो ग्रुप मिल जाएगा येलो लोगो वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर अभी मैंने लास्ट 6 मंथ्स की पीडीएफ डाली है और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ डाली है, तो उनको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वैसे वो वहां पर पड़ी रहेंगे, उसको हमेशा आप रिवाइज करते रहिएगा। और उसके अलावा सातों अभी तक मैं जितनी भी क्लासेस बना चुका हूं एसएससी एमटीएस की, तो अगर उन वीडियो को अगर आप देख लेते तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्जाम में साथियों ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको आता ना हो। तो जाइए साथियों, डेली 2-2, 3-3, 4-4 डेली जितनी वीडियो आप देख सकते हैं देख डालिए, क्योंकि अब एग्जाम में अधिक समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बाकी है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे काम आप लोग करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।